वेलकम बैक एवरीवन। वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट अब अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब वर्ल्ड कप में मजाक खत्म हो चुका है। हर मैच के साथ प्रेशर बढ़ रहा है और अब बारी है एक ऐसे क्वार्टर फाइनल की जिसका इंतजार सिर्फ यूरोप या अफ्रीका नहीं, पूरी फुटबॉल दुनिया कर रही है। फ्रांस वर्सेस मोरक्को। एक तरफ है इस वर्ल्ड कप की मोस्ट डोमिनेटिंग एंड इलीगल टीम फ्रांस, और दूसरी तरफ है वो मोरक्को जिसने पिछले कुछ सालों में साबित कर दिया कि अब उन्हें अंडरडॉग कहना सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एक क्वार्टर फाइनल नहीं है। इस मैच के पीछे एक कहानी भी छुपी हुई है। 4 साल पहले वर्ल्ड कप में भी फ्रांस और मोरक्को आमने सामने आए थे। उस दिन फ्रांस जीत गई थी, लेकिन मोरक्को की जो जर्नी थी उसने पूरी दुनिया की रेस्पेक्ट जीत ली थी। अफ्रीका और अरब फुटबॉल के लिए वो वर्ल्ड कप एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन अब 2026 में कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार मोरक्को किसी मिरेकल के भरोसे नहीं खड़ी है। इस बार वो एक कंप्लीट टीम बनकर आई है जो किसी भी बड़ी टीम को टक्कर दे सकती है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये क्वार्टर फाइनल पूरे वर्ल्ड कप के सबसे टैक्टिकल और अनप्रेडिक्टेबल मैचेस में से एक हो सकता है। और यहाँ सिर्फ टैलेंट काम नहीं आएगा, क्योंकि टैलेंट दोनों टीम्स के पास है। यहाँ पेशेंस, मेंटेलिटी और एक एक डिसीजन मैच का रिजल्ट बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। राउंड ऑफ 16 में उनका सामना पैराग्वे से हुआ था। स्कोर लाइन सिर्फ 1-0 थी, लेकिन जिसने भी ये मैच नहीं देखा, सिर्फ रिजल्ट देखा है, उन्हें शायद अंदाजा भी ना हो कि फ्रांस को वो जीत कितनी मुश्किल से मिली थी। पैराग्वे ने पूरे मैच में डिफेंसिव वॉल खड़ी कर दी थी। 5-4-1 के कॉम्पैक्ट ब्लॉक के साथ उन्होंने फ्रांस को बीच के एरियाज में बिल्कुल स्पेस नहीं दी। हर पास पर प्रेशर, हर डुअल में एग्रेशन और हर अटैक को स्लो करने की कोशिश की थी। फ्रांस के पास बॉल तो थी, लेकिन क्लियर चांसेस बहुत कम बन रहे थे। बहुत सी टीम्स ऐसे मैचेस में फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जल्दबाजी करने लगती है और फिर काउंटर अटैक में गोल खा लेती है। लेकिन फ्रांस ने पेशेंस नहीं छोड़ी, वो लगातार ओपनिंग्स ढूंढते रहे और आखिरकार 70 मिनट के बाद मैच का टर्निंग पॉइंट आया। उस्मान डेम्बेले बेंच से आया, अपनी पेस और ड्रिबलिंग से पैराग्वे की डिफेंस को फोर्स किया और वीएआर के रिव्यू के बाद फ्रांस को पेनल्टी मिल गई। फिर हमेशा की तरह किलियन एम्बापे ने बिना किसी प्रेशर के पेनल्टी मार दी। उस गोल के साथ एम्बापे ने सिर्फ फ्रांस को क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचाया, बल्कि अपना वर्ल्ड कप का 7वां गोल भी कर दिया, और इसी के साथ उसने वर्ल्ड कप गोल्स के मामले में मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ये सिर्फ एक स्टैट नहीं है, ये दिखाता है कि जब वर्ल्ड कप का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तो एम्बापे का लेवल और भी ऊपर चला जाता है। और शायद इसी वजह से मोरक्को के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ फ्रांस को रोकना नहीं होगा, बल्कि एम्बापे को रोकना होगा। लेकिन क्या मोरक्को के पास उसका जवाब है? और अगर है तो वो कौन होगा? इसी से शुरू होती है इस मैच की सबसे बड़ी टैक्टिकल बैटल। अब सवाल ये है कि मोरक्को एम्बापे को रोकेगी कैसे, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड कप में कोई एक प्लेयर है जो अकेला मैच का रिजल्ट बदल सकता है तो वो किलियन एम्बापे ही है। ओपन प्ले हो, काउंटर अटैक हो, पेनल्टी हो या फिर आधे मीटर की स्पेस, एम्बापे को बस एक मूवमेंट चाहिए होता है। और इसी वजह से फ्रांस के अगेंस्ट हर टीम अपनी प्लानिंग की शुरुआत उसे रोकने से ही करती है, और यहीं से शुरू होती है इस मैच की सबसे बड़ी इंडिविजुअल बैटल, किलियन एम्बापे वर्सेस अशरफ हकीमी। इस बैटल को और भी स्पेशल बनाती है एक बात, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की गेम को अच्छे से समझते हैं। हकीमी को पता है एम्बापे किस तरह अपनी पेस से डिफेंडर को बीट करता है, और एम्बापे भी जानता है कि हकीमी कब अटैक में ओवरलैप करता है और कब उसके पीछे स्पेस बन सकती है। क्योंकि अगर हकीमी बहुत ज़्यादा अटैक में चला गया और मोरक्को बॉल लूज कर देती है तो एम्बापे उसी खाली स्पेस का फ़ायदा उठाएगा, और अगर मोरक्को सिर्फ एम्बापे को रोकने में ही रह गई तो फ्रांस की बाकी अटैकर्स भी उन्हें परेशान कर सकते हैं। और यही वजह है कि फ्रांस को डिफेंड करना इतना मुश्किल है, क्योंकि ये टीम सिर्फ एम्बापे के भरोसे नहीं चलती। अगर किसी तरह मोरक्को ने एम्बापे को रोक भी दिया तो फ्रांस के पास ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो अकेले मैच जिता सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है उस्मान डेम्बेले का। इस वर्ल्ड कप में उसने बार बार दिखाया है कि जब बॉल उसके पास होती है तो डिफेंडर्स के लिए उसका अगला मूव प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। पैराग्वे के अगेंस्ट भी बेंच से आकर उसने पूरे मैच का मोमेंटम बदल दिया था। और अगर मोरक्को एम्बापे को डबल मार्क करती है तो डेम्बेले को 1-on-1 सिचुएशन मिल सकती है, और वही फ्रांस के लिए गेम चेंजिंग मूवमेंट बन सकता है। सिर्फ डेम्बेले ही नहीं, माइकल ओलिसे भी इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जब कोई टीम मोरक्को की तरह कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करती है तब सिर्फ पेस से काम नहीं चलता। ऐसे मैचेस में ऐसे प्लेयर की जरूरत होती है जो टाइट स्पेसेस में बॉल रिसीव करे, डिफेंडर्स को अपनी पासिंग से ब्रेक करे और एक परफेक्ट थ्रू बॉल निकाल दे, और ओलिसे इसी चीज में एक्सपर्ट है। इसलिए अगर मोरक्को का डिफेंसिव ब्लॉक एम्बापे को रोकने में सक्सेसफुल भी हो गया तो फ्रांस के पास चांसेस क्रिएट करने के और भी कई तरीके हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के मिडफील्ड की, क्योंकि असली बैटल यहीं डिसाइड हो सकती है।
चुआमेनी इस टीम का बैलेंस है। जब फ्रांस अटैक करती है तो वो पीछे रहकर गेम को कंट्रोल करता है और मोरक्को के डेंजरस काउंटर अटैक्स को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। उसके साथ रेबियोट और कांते जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स फ्रांस को डिफेंसिव स्टेबिलिटी भी देते हैं और मिडफील्ड में फिजिकल एज भी। और डिफेंस की बात करें तो फ्रांस के सेंटर बैक्स के लिए ये आसान मैच बिल्कुल नहीं होने वाला। मोरक्को पोजीशन से ज्यादा फास्ट ट्रांजिशन पर भरोसा करती है, एक बॉल रिकवरी, 2-3 क्विक पासेस और फिर सीधा अटैक। इसी वजह से सालिबा, उपमेकानो और कोनाते को सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग ही नहीं, मेंटली भी हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ेगा। नॉकआउट फुटबॉल में कभी कभी सिर्फ एक गलत डिसीजन पूरा मैच बदल देता है। और सच कहूं तो जितनी तारीफ फ्रांस की होती है उतनी रेस्पेक्ट मोरक्को भी डिजर्व करती है, क्योंकि ये टीम सिर्फ पैशन के भरोसे यहाँ तक नहीं पहुंची है, इन्होंने हर राउंड में टैक्टिकल डिसिप्लिन दिखाया है। राउंड ऑफ 16 में कनाडा के अगेंस्ट 3-0 की जीत देखकर शायद तुम्हें लगे कि मोरक्को ने इजीली मैच जीत लिया, लेकिन असली कहानी स्कोर लाइन से बिल्कुल अलग थी। मैच के शुरू के 20 के 25 मिनट में कनाडा ने मोरक्को को काफी प्रेशर में रखा, हाई प्रेसिंग की, बॉल रिकवर की और मोरक्को को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। इतना प्रेशर था कि मोरक्को का पहला शॉट भी काफी देर बाद आया और शायद यही वजह है कि फ्रांस इस टीम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि मोरक्को के पास शायद फ्रांस जैसे प्लेयर्स ना हो, लेकिन उनके पास एक चीज जरूर है, एक ऐसी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जहां हर प्लेयर को पता होता है कि उसका अगला मूव क्या होना चाहिए। कई बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ज्यादा टीम वर्क ही मैच जिताता है और मोरक्को इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मोरक्को के उन प्लेयर्स की जो फ्रांस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन सकते हैं। सबसे पहला नाम है एज़िदीन उनाही। 2022 वर्ल्ड कप के बाद पूरी दुनिया उसके टैलेंट को पहचान चुकी है, लेकिन 2026 में उसने अपने गेम को एक और लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश की है। कनाडा के अगेंस्ट उसके 2 गोल सिर्फ फिनिशिंग की वजह से स्पेशल नहीं थे, बल्कि इसलिए भी थे क्योंकि उसने परफेक्ट टाइमिंग के साथ मिडफील्ड से बॉक्स में एंट्री ली और आज के मॉडर्न फुटबॉल में ऐसे मिडफील्डर्स को मार्क करना सबसे मुश्किल होता है। और उसके साथ होगा ब्राहिम डियाज, जो मोरक्को के सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक है। अगर मोरक्को प्रेशर से बाहर निकलना चाहती है तो उसकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्राहिम के कंधों पर होगी। टाइट स्पेसेस में बॉल रिसीव करना, डिफेंडर्स को बीट करना और फाइनल पास निकालना, ये सब क्वालिटीज उसे बाकी अटैकर से अलग बनाती है। फ्रांस जैसी फिजिकली स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट इंटेलिजेंस चाहिए होती है और ब्राहिम वही इंटेलिजेंस लेकर आता है। और फिर बात आती है मोरक्को के सबसे बड़े वेपन्स में से एक बोनो की। नॉकआउट फुटबॉल में कभी कभी गोलकीपर ही असली हीरो बन जाता है। बोनो ने पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में ये प्रूव किया है कि प्रेशर उसके ऊपर असर नहीं करता। अगर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज तक चला गया तो मोरक्को को शायद किसी और प्लेयर से ज्यादा अपने गोलकीपर पर भरोसा होगा। अब मैच के पॉसिबल सिनेरियोस को समझते हैं। अगर फ्रांस पहला गोल कर देती है तो मोरक्को को नेचुरली थोड़ा ओपन होना पड़ेगा और जैसे ही स्पेस बढ़ेगी एम्बापे, डेम्बेले और बारकोला जैसे प्लेयर्स और भी खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन अगर मोरक्को पहले स्कोर कर देती है तो मैच पूरी तरह पलट सकता है। फिर मोरक्को और कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करेगी, फ्रांस को रिस्क लेना पड़ेगा और वही काउंटर अटैक्स फ्रांस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। और अगर स्कोर 70 या 75 मिनट तक लेवल रहा तो प्रेशर धीरे धीरे फ्रांस पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मोरक्को के प्लेयर्स हर मिनट के साथ और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। फ्रांस बेंच से अटैकर्स लाएगी, मोरक्को फ्रेश डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स। और अगर मैच पेनल्टीज तक पहुंच गया तो ऑनेस्टली उस स्टेज पर प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेनल्टीज में क्वालिटी से ज्यादा नर्व्स काम आती हैं और बोनो जैसा गोलकीपर किसी भी शूट आउट का पूरा मोमेंटम बदल सकता है। मुझे लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड कप के सबसे क्लोज क्वार्टर फाइनल्स में से एक होगा। फ्रांस पोजीशन रखेगी, मोरक्को डिफेंड करेगी और सही वक्त पर काउंटर अटैक करेगी। मैच एक छोटी सी डिटेल से डिसाइड हो सकता है, एक पेनल्टी, एक सेट पीस या फिर एक डिफेंसिव मिस्टेक। तो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है फ्रांस 3 मोरक्को 1। मुझे पता है कि बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन है और मुझे लगता है कि मोरक्को फ्रांस को लास्ट मिनट तक फाइट देगी और शायद स्कोर भी करेगी, लेकिन आखिर में फ्रांस की अटैकिंग डेप्थ और एम्बापे की गेम उन्हें मैच जिता ही देगी। तो अब तुम लोग भी अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वन में।